नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि स्थिर वैद्युतिक यंत्र क्या होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने इलेक्ट्रिशियन सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर चल रहा है। उसमें से आप लोगों ने धीरे धीरे काफ़ी यंत्रों का अध्ययन करते करते आज के इस वीडियो में पहुँचे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसका पैमाना कैसा होता है, किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है और किस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होता है, कंट्रोल टार्क क्या होता है, डैम्पिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है। मतलब कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस भी प्रकार के यंत्र को पढ़ेंगे, मतलब कि सूचक मापी यंत्र को पढ़ेंगे, वहाँ तीन चीज़ें आपको पढ़नी अनिवार्य है। एक तो तीनों चीज़ों में आपको उनका टार्क देखना अनिवार्य है, डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। इनको आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद में आप लोगों को उसके उपयोग, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी बनावट और उसके गुण और अवगुण, यही एक मीटर में एक यंत्र में देखे जाते हैं। तो मैंने जितने भी वीडियो आपको दिखाए हैं या जितने भी यंत्र का अध्ययन करवाया है, सब में बातें आपको बताई हैं। तो आज के इस वीडियो में भी ये सब कुछ देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का बारीकी से अध्ययन करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से जानकारी प्राप्त करने के लिए और एग्जाम की दृष्टि से वो एग्जाम को टच होने वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करिए। क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखना और नोट्स में लिखना, कभी आपको समस्या नहीं आएगी। आप लोग देखोगे सर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, नहीं लिखोगे कोई फायदा नहीं है। बारीकी से पढ़ो, पूरा देखो और देखने के बाद अपने नोट्स में अपडेट करो, नोट्स बनाओ, तब आपको कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी, एग्जाम को टच होने वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट हो जाएंगे। तो चलो आपको आज की इस वीडियो में दिखाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। स्थिर वैद्युतिक यंत्र। क्या लिखेंगे? स्थिर, आगे लिख देता हूं इसके, मैं इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिक यंत्र। इसका अध्ययन करने वाले हैं आज। अब देखो, स्थिर वैद्युतिक यंत्र को सबसे पहले देखो, मीटर के नाम में बहुत कुछ राज छुपा होता है, यंत्र के नाम में बहुत कुछ राज छुपा होता है। आपको यहां पता लगेगा स्थिर विद्युत का प्रभाव। विद्युत का कौन सा प्रभाव लगाएंगे? विद्युत का स्थिर वैद्युतिक प्रभाव लगाएंगे। धारा का कौन सा प्रभाव लगाएंगे? धारा का प्रभाव लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। अब ये होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी यंत्र का अध्ययन करेंगे, आपको पता है वहाँ डिफ्लेक्टिंग टार्क जब तक जनरेट नहीं होगा, जब तक डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं लगेगा, पॉइंटर काम नहीं करेगा। और पॉइंटर काम करेगा तो आपको पता है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क वहाँ पे मौजूद है। और डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है, कंट्रोलिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है और डैम्पिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार कार्य करते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं तीनों टार्क के बारे में अलग से वीडियो बना के पढ़ा चुका हूँ। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का मतलब था कि विद्युत धारा का कोई न कोई प्रभाव अवश्य वहाँ पे मौजूद होगा। उसके कारण ही डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण पॉइंटर उठेगा, अपना काम करेगा, पॉइंटर चलेगा, अपना काम करेगा, अपने को विद्युत राशि दर्शाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रभाव होगा? मैंने आपको प्रत्येक यंत्र में बताया है। यहाँ कौन सा प्रभाव होगा? विद्युत धारा का स्थिर वैद्युतिक प्रभाव होगा। अब स्थिर वैद्युतिक क्या होता है, आपको मैं सबसे पहले इसके बारे में लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? इसका सिद्धांत लिखेंगे। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत विद्युत धारा के स्थिर वैद्युतिक प्रभाव पर कार्य करता है, ये इसका सिद्धांत है। चलो सारी बातें धीरे धीरे करते हैं। चलो इसमें देखेंगे स्थिर वैद्युतिक प्रभाव क्या है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एमआई इंस्ट्रूमेंट, इससे पिछले वीडियो में एमआई इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था। वहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार का था, एक आकर्षण प्रकार का था और एक प्रतिकर्षण प्रकार, अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रकार का था। वहां पे क्या था कि चुंबक के समान पोल यदि होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और चुंबक के असमान पोल होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे मैं यहाँ एन पोल रखूँ और यहाँ एन पोल रखूँ, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को धकेलेंगे। और यहाँ एन पोल रखूँ और यहाँ एस पोल रखूँ, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऐसे ये आकर्षित कर लेंगे। तो इन दोनों में आकर्षण बल हुआ और इन दोनों में प्रतिकर्षण बल हुआ।
उसी प्रकार आप लोगों को पता है कि जैसे दो आवेश लेते हैं, दो चार्ज लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लूँ, आप लोगों ने यदि आप देखा होगा कैपेसिटर पढ़ा होगा, या मेरे शुरू में जो मैंने परमाणु का चैप्टर पढ़ाया वहाँ देखा होगा कि चार्ज कैसे होता है, कूलाम आवेश होता है, वो किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे दो पॉजिटिव आवेश लिए मैंने और दो नेगेटिव आवेश लिए। अब आप लोगों को दो आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाला बल, कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। कूलाम के नियम का बारीकी से अध्ययन करवा रखा है, आप लोग जाके देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। लेकिन इन दोनों में सेम टू सेम यही बात है, यदि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो एक दूसरे को धकेलते हैं, तो ये समान आवेश भी एक दूसरे को धकेलेंगे, लेकिन बल तो लगेगा, यहाँ रिपल्सन बल लगेगा। और समान पोल ये भी है, ये भी एक दूसरे को धकेलेंगे, तो यहाँ कौन सा बल लगा, यहाँ भी रिपल्सन बल लगा, यहाँ फोर्स लगा, यहाँ फोर्स लगा और यहाँ फोर्स लगा, मतलब ये फोर्स लगेगा कौन सा, यहाँ रिपल्सन। और अब आपको दिखाऊं, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों में क्या होगा, दोनों में रिपल्सन बल लगेगा। यहाँ रिपल्सन मतलब ये दोनों में अट्रैक्शन बल लगेगा, यहाँ आकर्षण होगा। जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ कौन सा बल लगेगा, यहाँ आकर्षण बल लगेगा, दोनों में बल तो लगेगा। तो यही था कि ये असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान पोल एक दूसरे को धकेलते हैं तो ये असमान पोल एक दूसरे को ये भी धकेलेंगे। यहाँ रिपल्सन था, सेम टू सेम कंडीशन वही होती है, सेम टू सेम कंडीशन वही होती है, लेकिन यहाँ कुछ चेंज करते हैं। यहाँ उसमें चुंबक ली थी, यहाँ पे आवेश लेंगे, वहाँ चुंबक के प्रभाव लगाया था, यहाँ विद्युत धारा का स्थैतिक प्रभाव लगाएंगे। समझ गए बात को। तो इस प्रकार इस यंत्र में, तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखने वाले हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ चार्ज काम में लेंगे। अब चार्ज कहाँ मिलते हैं, जैसे सेम टू सेम कैपेसिटर की बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ कैपेसिटर में दो प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे होती है प्लेट ये। तो इसी प्रकार दो आवेश हो गए, एक तो ये पॉजिटिव आवेश होगा और ये नेगेटिव आवेश होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो पराविद्युत सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से धारा प्रवाहित होती है। जब दोनों का आवेश बराबर हो जाता है तो धारा का मान 0 हो जाता है, धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। उसी प्रकार सेम टू सेम इसमें होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र में होता है। अब कैसे होता है आपको दिखा देता हूं। देखो मैं, जैसे आप सपोज करना, इसमें क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार विद्युत आवेश के समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस यंत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक या विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज के समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही सिद्धांत इस यंत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव आवेश ले लिया या नेगेटिव आवेश ले लिया, कोई बात नहीं है, चलो मैं यहाँ नेगेटिव आवेश मान लेता हूँ, ये नेगेटिव आवेश ले लिया सपोज करना, और यहाँ मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इस नेगेटिव आवेश को माने मैं यहाँ किसी स्प्रिंग के द्वारा, और मतलब स्प्रिंग के द्वारा बांध देता हूँ यहाँ पे, पीछे इसको पैक कर देता हूँ। ये मैंने कोई दीवार है, दीवार से या किसी से भी इसको बांध दिया मैंने यहाँ से कि ये आगे खिसक न जाए, और इसको मैंने स्थिर कर दिया, इसको दीवार के साथ स्थिर कर दिया। कोई भी है यंत्र है जो किसी के साथ इसको स्थिर कर दिया, ये कर दिया मैंने स्थिर, और ये कर दिया मूविंग, ठीक है। अब आप सोचना कि ये स्प्रिंग है, ये देखो ये पॉजिटिव है, मैं यहाँ पॉजिटिव आवेश लगा देता हूँ, ये पॉजिटिव यहाँ लगाया और यहाँ लगाया नेगेटिव भी। अब मैं यहाँ धारा का इसमें चार्ज बढ़ाता हूँ, देखो वोल्टेज बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे वोल्टेज के इसका क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि इसमें विद्युत आवेश इसका क्षेत्र रहेगा, विद्युत आवेश का क्षेत्र रहेगा, तो ये क्या इसका भी क्षेत्र रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये इसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव आवेश नेगेटिव को खींचेगा अपनी ओर, ये ऐसे खींचेगा इसको, ये ऐसे इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा ऐसे। लेकिन यहाँ पीछे किससे बंधा है, स्प्रिंग से बंधा है, तो स्प्रिंग इसमें तनाव आएगा, तो ये स्प्रिंग यहाँ ये इसको जाने की कोशिश करेगी, इसके पास जाने की कोशिश करेगा ऐसे, ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा ऐसे, करेगा कोशिश, ये इसको आकर्षित करा इसके पास जाने की, लेकिन पीछे क्या है, स्प्रिंग का दबाव दे लगेगा, तो स्प्रिंग इसकी बैक विपरीत फोर्स लगाएगी, ये इधर जाएगा और स्प्रिंग वापस इस बैक लगाएगी, फोर्स लगेगी, तो यहाँ भी स्प्रिंग में फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में भी बल उत्पन्न होगा। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ इस मूविंग भाग पर पॉइंटर लगा दूं, तो पॉइंटर ये घूमेगा ऐसे, ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो पॉइंटर भी साथ जाएगा, ऐसे साथ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको व्यवस्था बताई, होगा कैसे, इसकी बनावट देखिए, इसके मैं कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, एक दो आवेश लेते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं और एक को मतलब मूविंग वाला बना देते हैं, घूमेगा, और एक के साथ मूविंग वाले के साथ क्या लगाएंगे, स्पिंडल लगा देंगे, स्पिंडल मूविंग वाला घूमेगा
तो स्पेंडल घूमेगा और अपने को विद्युत राशि का मान दर्शाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ इसके बारे में ये यंत्र क्या करता है। देखो अपने को क्या चाहिए, दो आवेश चाहिए, चाहे वो डीसी से हो और चाहे एसी से हो। ये अपने को मतलब नहीं है कि सर एसी से उत्पन्न करें या दोनों आवेशों का मान बढ़ाएं या डीसी से करें, दोनों आवेशों का मान बढ़ेगा तो चाहे वो एसी से बढ़ाओ चाहे डीसी से जाओ, तो ये कह सकते हैं ये एसी व डीसी दोनों। ये अंतर कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एसी व डीसी दोनों प्रकार ये करता है। काफी बार पूछा जाता है एसी व डीसी दोनों पर। एसी डीसी पर कौन सा पे क्या, देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक एसी डीसी पे किया, ठीक है, और उसके बाद में एसी डीसी पे कौन सा किया, मूविंग आयरन एसी डीसी पे किया, और आज एक और आ गया कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी एसी व डीसी दोनों प्रकार ये करता है। लेकिन देखना यहाँ पे इसको पॉजिटिव दिया और इसको नेगेटिव दिया, दोनों के दोनों चार्ज यहाँ दिए हैं। इसका मतलब इसको फेस पे लगाएंगे और न्यूट्रल लगाएंगे, दोनों लगाएंगे। इसका दोनों लग गए तो क्या होगा, पैरेलल में संयोजित होता है। पैरेलल में कौन लगता है, वोल्टमीटर लगता है। इसलिए इस यंत्र का प्रयोग हाई वोल्टेज नापने के लिए करते हैं, हाई वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। एक बात ये आ गई, ये नहीं कह सकते कि सर हाई वोल्टेज के इसमें मतलब अधिकतर प्रयोग करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, अधिकतर मान लेते हैं या अधिकतर लिख दो कि लगभग हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। लो वोल्टेज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लो वोल्टेज की पावर नापने के लिए, लो वोल्टेज को नापने के लिए यहाँ कर सकते हैं। लिख लो कि LV लो वोल्टेज एंड पावर के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर किसके लिए करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए, पावर के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आपको ये देना कि हाई वोल्टेज के लिए करती है, ठीक है ना। क्या इसको प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज के लिए ऐसे मान लो कि 90% हाई वोल्टेज के लिए करते हैं। एक इसमें आता है। अब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा दूं, इसकी बनावट कैसे होती है। तो इसका थोड़ा मैंने सिद्धांत बताया था, अब इसकी बनावट लिख लेते हैं, फिर आज की इसकी विशेषता लिखवा देता हूँ। बनावट में देखो क्या होगा, माना कि ये स्पिंडल लगा दिया मैंने, एक ये क्या लिया, एक स्पिंडल ले लिया, ठीक है, एक स्पिंडल ले लिया, और स्पिंडल में मैं आपको ये दो ज्वेल बेरिंग लगा देता हूँ। ये पिवोट बोलते हैं जिसको, पिवोट, ये दो ज्वेल बेरिंग लगा दिए जिसपे स्पिंडल फ्री घूमेगा। और अब आपको दिखाता हूँ वो चार्ज कहाँ लगाते हैं। चलो यहाँ एक चीज़ और लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी लगा दिया और यहाँ स्प्रिंग लगा दी, ये दो स्प्रिंग लगा दी जिसमें से। अब आपको दिखाता हूँ कि एक का तो सिस्टम ऐसे होगा, इस प्रकार से होता है। एक यहाँ एक वो प्लेट लगा देते हैं या चार्ज कोई वस्तु मतलब कोई चार्ज पोर्ट, एक चार्जिंग पोर्ट रखते हैं यहाँ पे जिसमें चार्ज देंगे, और एक ये तो लगा आपका स्थिर, कौन सा, ये तो फिक्स हो गया, और ये लगा देंगे उसके साथ मूवमेंट के साथ करने वाले के साथ लगा देंगे। ये लगाया इसके साथ, तो ये किसके साथ लगाया, ये लगाया इसके साथ, किसके साथ, मतलब कि मैंने स्पिंडल के साथ लगा दिया, समझ करना भाई। अब ये स्प्रिंग का काम क्या था, धारा देना। देखो यहाँ ये इसमें देंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको देगी, और ये स्प्रिंग क्या करेगी, माना कि मान लेते कि यहाँ ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये वाली स्प्रिंग है ये इसको धारा देगी, लाल होगी इसको, और ये वाली स्प्रिंग आएगी, ये किसको धारा देगी, ये धारा देगी इसको। अब बोलो दोनों चार्ज पॉइंट को चार्ज मिल गया, इसको क्या मिला है, इसको नेगेटिव चार्ज मिला है, इसको क्या मिला है, पॉजिटिव चार्ज मिला है दोनों। अब दोनों को क्या देंगे, यहां से इस स्प्रिंग को दे देंगे पॉजिटिव, ठीक है, और इस स्प्रिंग को दे देंगे नेगेटिव, इसको दे देंगे नेगेटिव चार्ज। ये दे दिया आप लोगों ने, समझ गए। अब आप समझा, ये मैंने कुछ छोटे दिखाए, बड़े होते हैं यहाँ पे, कुछ आज को बड़े करके दिखाऊं, चलो मान लें आप बड़े होते हैं यहाँ, कुछ बड़े मुर्गी कुछ भारी होते हैं यहाँ से कि इनके और इसके साथ लटका देते हैं, इसके साथ ये होगा, देखो ये दिखा देते हैं मूविंग करने वाला, ये चार्जिंग पॉइंट क्या रहेगा, मूविंग रहेगा, और ये रहेगा फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। अब धारा देंगे तो ये एक दूसरे को, ये थोड़ा तिरछा होता है, देखो ये मैंने थोड़ी देर है, ये तिरछा देगा, ये आप दोनों को आकर्षित करेंगे, दोनों को एक दूसरे को, ये घूमेगा, इसके साथ ये फिक्स है, पॉजिटिव वाला फिक्स है, नेगेटिव वाला इसके साथ आकर्षण करके आएगा, आकर्षण करके आएगा तो स्पिंडल घूमेगा, तो आपका ये पॉइंटर घूमेगा पैमाने पर, ये पॉइंटर घूमेगा और आपको विद्युत धारा का मान दर्शाएगा। तो ये आपका हो गया स्केल
ये क्या है, स्केल है, ये ज्वेल बेरिंग है। इनका काम है स्पिंडल को स्वतंत्र घूमने के लिए सहारा प्रदान करना। ज्वेल बेरिंग का स्पिंडल को स्वतंत्र घूमने के लिए धारा प्रदान करना। ये आपका स्पिंडल है जिसको धुरा बोलते हैं। क्या कहेंगे, धुरा बोलते हैं। ये आपकी स्प्रिंग है, किसकी है, फास्ट प्रोब्लेम्स की। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। ये क्या है, चार्ज है, चार्ज है। और ये आपका ये सब कुछ दिखा दे। और ये आपका पॉइंटर है। ये क्या है, पॉइंटर है, मानक पॉइंटर होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क की बात कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक चीज और देखना, कभी कभार क्या आता है, जैसे ऐसा कौन सा मीटर है जो एक कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जो कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है। वही होता है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ दोनों प्लेटों को पॉजिटिव नेगेटिव से संयोजित किया जाता है और कैपेसिटर बन जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में, ये यंत्र कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर का सिद्धांत लगता है इसके अंदर लगभग, ऐसे मान लो, ठीक है। कैपेसिटर का सिद्धांत लगता है, बाकी सब कुछ होते मतलब इसमें जो व्यवस्थाएं सारी होती हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है, डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क, ठीक है। तीनों की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब तीनों की बात करके दिखाता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। तीनों की बात दोनों साइड में अलग अलग कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो मैं इधर से बात करता हूँ, ज्वेल बेरिंग की साइड से। देखो सबसे पहले बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क की, क्योंकि यही आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। डिफ्लेक्टिंग, अब देखो इन दोनों में फोर्स तो लगेगा। यहाँ क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, आकर्षण बल लगेगा यहाँ पे। ये आकर्षण बल से क्या करेगा, ये घूमेगा। उस आकर्षण बल को ही डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। कितना उत्पन्न होगा और कैसे पॉइंटर घूमेगा, ये अपने को देखना होगा। इसको कहेंगे विक्षेपक बल। ये काफी बार पूछा जाता है और हर मैंने यंत्र का बताया है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न, प्रत्येक यंत्र का मैंने आपको बताया है। अब सपोज कीजिए ये क्या है, ये चार्ज 1 है, Q1, ये Q1 है और ये Q2 है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब Q1 Q2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्स लगेगा आपको, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लिखेंगे। दोनों चार्ज के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल फोर्स कैसे लगेगा। आप लोगों ने कैपेसिटर देखा होगा आप लोगों कि इसमें जितना बल उत्पन्न हुआ Q1 में और Q2 में, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो Q1 इंटू Q2, ये Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण क्या होगा, यहाँ डिफ्लेक्टिंग, उस फोर्स को कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क। उस फोर्स, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टार्क जिसको बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके समानुपाती होता है, यहाँ दोनों के बीच के समानुपाती होता है। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, TD। TD का मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क। TD किसके समानुपाती होता है, F के समानुपाती। इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसके समानुपाती होता है। तो इस बल का मान ज्ञात कर लें और TD का मान ज्ञात कर लें। TD मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान ज्ञात कर लें, इसके समानुपाती होता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि TD यदि इसके समानुपाती है तो Q का मान कैसे होता है, Q बराबर होता है CV। देखा होगा आप लोगों ने कैपेसिटर में Q बराबर CV, ये देखा होगा। C का मतलब चार्ज, C का मतलब ये होता है चार्जिंग पॉइंट, जो ये यहाँ पे C यहाँ पे कांस्टेंट होता है, C कांस्टेंट है। तो बच क्या गया, Q के बराबर V, Q बराबर V बच गया। तो अब माना कि कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और माना कि चार्जिंग दोनों का आवेश बराबर हो गया, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर बाद में। अब यदि पूछा जाए कि दोनों के बीच में बल के मान को बढ़ाना, आवेश बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे, वहाँ वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा, वहाँ पे वोल्टेज घटाएंगे आवेश घटेगा। तो ये कह सकते हैं कि QCV है। तो फोर्स किसके समानुपाती हो गया, फोर्स बराबर हो गया इस Q के बदले में, Q देखिए Q समानुपाती V, तो इसके बराबर V लिख सकता हूँ V1 और इंटू इसके बराबर V लिख सकता हूँ V2, ठीक है। तो F समानुपाती क्या होगा, V स्क्वायर समानुपाती हो गया। F स्क्वायर मतलब कि V समानुपाती। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। और दोस्तों एक चीज आपको ऑलरेडी मैं हर यंत्र में बता चुका हूँ, प्रत्येक यंत्र में बता चुका हूँ कि
जिस भी राशि के कारण डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होता है, यदि वह डिफ्लेक्टिंग टार्क उसके समानुपाती होता है तो उसका पैमाना समरूप होता है, रेखीय होता है, लीनियरली होता है। यदि वह डिफ्लेक्टिंग टार्क वोल्टेज के, धारा के, पावर के यदि वर्ग के समानुपाती हो जाता है तो उसका पैमाना समरूप नहीं होता है। याद कर लो, कंठस्थ लिख लो, कि आपके सामने कभी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टार्क का फोर्स किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, और वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होने के कारण उसका पैमाना समरूप नहीं होता है, अरेखीय होता है, नॉन लीनियरली होता है, विषम होता है, समरूप नहीं होता है, समान भागों में विभाजित नहीं होता है। कैसे नहीं होता आपको दिखाता हूं, देखो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ एक लाइन लगा लो, नोट लगा के लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस यंत्र में विक्षेपक बल वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये हो गया विक्षेपक बल TD। क्योंकि आप लोगों ने एफ के समानुपाती क्या है, ये लिख दो, चाहे TD लिख दो, चाहे ये लिख दो, तो TD समानुपाती V स्क्वायर। TD का मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क, D का मतलब डिफ्लेक्टिंग, और T का मतलब टार्क, और V स्क्वायर, TD समानुपाती V स्क्वायर, ये होता है। अब एक चीज और देखना, इस यंत्र में माना कि इस पे यहाँ क्या लगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा, किसके समानुपाती लगा? धारा के वर्ग के समानुपाती लगा। पैमाना कैसा कर लेंगे? विषम कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं, इसके सामने से कौन सा बल लगेगा? इसके सामने से मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क के विपरीत कार्य करता है। यहाँ से TC का मतलब कंट्रोलिंग टार्क लगेगा, इसके विपरीत लगेगा। पॉइंटर कहाँ रुकेगा? जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं दोनों का मान बराबर हो सकता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? TD बराबर TC होने पर क्या होता है? पॉइंटर स्थिर हो जाता है, पॉइंटर रुक जाता है या स्थिर हो जाता है। याद रखना, छोटी छोटी बातें बल्कि बहुत मायने चीज होती हैं, आपको समझने वाली बात होती हैं। यहां से अब आपको यह देखना है कि कंट्रोलिंग टार्क किसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यहां स्प्रिंग लगा रखी है, तो लिख लो कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग होता है, स्प्रिंग द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? स्प्रिंग के द्वारा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्प्रिंग के दो कार्य होते हैं यंत्र में, धारा को आदान प्रदान करना और आप समझ गए कि कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करना। ये ऑलरेडी आप हर बार देख चुके हो। किसकी बनी होती है? स्प्रिंग होती है फास्फोर ब्रोंज की। क्यों? क्योंकि फास्फोर ब्रोंज पर विद्युत चुंबक का प्रभाव नहीं होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तनन क्षमता कभी कमजोर नहीं होती, इसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो होती है। ये काफ़ी विशेषता है, मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी इसकी विशेषताएं हैं। ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। चलो यहाँ पे दो चीज़ आ गई कि डिफ्लेक्टिंग टार्क ये ले लिया और कंट्रोलिंग टार्क ये ले लिया। अब डैम्पिंग टार्क की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे डैम्पिंग टार्क क्या होगा? चलो डैम्पिंग टार्क लिखता हूँ। कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है? इसको रोकता है जगह पर। डिफ्लेक्टिंग टार्क इस पॉइंट को घुमाता है सूचक मापी यंत्र में, और डैम्पिंग टार्क क्या करता है? इस यंत्र में वाइब्रेशन होता है उसको एक यथार्थ स्थान पर रोकता है। जैसे विंड ऐसी वाइब्रेशन होगा तो कौन रोकेगा? डैम्पिंग टार्क रोक देगा ऐसे। तो इसमें कौन सा डैम्पिंग होता है ये आपको देखना अनिवार्य है। डैम्पिंग टार्क यहाँ पे देखा जाए, मैंने दिखाया नहीं आपको, यहाँ से पॉइंटर के साथ ऐसा एक एयर चैम्बर होता है, यहाँ पे ऐसे एयर चैम्बर होता है यहाँ पे, और ये पिस्टन होता है ऐसा। तो एयर चैम्बर होता है, या फिर यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन लगा देंगे, दो होता है यहाँ पे। तो लिख लो डैम्पिंग किसके द्वारा कर देंगे? एयर फ्रिक्शन के द्वारा। एयर फ्रिक्शन या एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, मैंने आपको बताया था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, ठीक है ना। प्रत्येक के अंदर में मैंने सारी चीजें बताई आप लोगों को। यहाँ कौन सा होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, डैम्पिंग टार्क होगा। एक चीज और भूल गए यहाँ पे आप कि इसमें जो विक्षेपक कोण होता है, विक्षेप कोण होता है जिसको बोलते हैं थीटा, विक्षेप कोण, कितना विक्षेप करेगा, कितनी डिग्री पे कोण, उस कोण को कौन निर्धारित करता है? किसके अनुसार विक्षेप कोण होता है? कि विक्षेप करेगा, घूमेगा, सामने से कंट्रोल टार्क लगेगा, यहाँ से विक्षेपक बल लगेगा, और ये माना कि यहाँ से 0 डिग्री पे पड़ा था यहाँ पे अपने स्थान पर, और यहाँ से माना कि 10 डिग्री घुमा, 20 डिग्री को, कितनी डिग्री घूमेगा, ये कौन डिपेंड करता है? इसलिए कहते हैं विक्षेपक बल। ये थीटा से दर्शाते हैं, ये
वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है ये कि ये कितना घूमना चाहिए, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो एक चीज लिखने, विक्षेपक बल भी वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पे समझ गए आपको। अब आपको दिखाता हूँ, देखो एयर डैम्पिंग होगी, ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगी, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड का द्रव घर्षण होता है और एयर का मतलब वायु घर्षण होता है। अब आपको ये देखना जरूरी है कि डैम्पिंग देखा, विक्षेपक देखा, कंट्रोलिंग देखा, इसका पैमाना और देख लेते हैं। पैमाना आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिख लेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, चलो नीचे लिखा देता हूँ। पैमाना कैसा होता है इसका, अरेखीय होता है। अरेखीय नॉन लीनियरली होता है, नॉन लीनियरली होता है, या इसको बोल सकते हैं विषम होता है, या फिर ये कह सकते हैं समरूप नहीं होता है, या समरूप नहीं होता है। प्रत्येक बातें लिख रहे हैं यहाँ पे। अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, लो वोल्टेज, इसलिए इसका प्रयोग भी कम करते हैं। क्यों करेंगे आपको बताता हूँ क्यों करते हैं इसका। अब इसमें एक चीज़ और आगे देखो, यदि इस यंत्र में माप सीमा बढ़ानी हो, इस यंत्र की माप सीमा बढ़ानी हो, यहाँ कोई कॉइल तो है नहीं कि शंट प्रयोग कर लेंगे, समझना मेरी बात को, या कोई ऐसे कॉइल तो नहीं जो मल्टीप्लायर प्रयोग कर लेंगे, न तो यहाँ शंट प्रयोग कर सकते और न मल्टीप्लायर प्रयोग कर सकते। कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसकी यंत्र की माप सीमा कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए न तो शंट प्रयोग करते हैं और न ही अपने ये मल्टीप्लायर प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए, लिख लो यहाँ पे। इस यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए, यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है आप लोगों से, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर का। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर, एक तो ये आता है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा नाम आता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर, ठीक है ना। दो चीज प्रयोग करेंगे, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर या फिर कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर, दोनों का प्रयोग करते हैं यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब देखेंगे, एक तो बता आपको था कि हाई वोल्टेज के लिए अधिकतर प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसका साइज बड़ा होता है। यहाँ जितने ये लगाएंगे ये साइज, ये जो अपने जो चार्जेबल जो प्लेट लगाते हैं, या कोई चार्जेबल धातु लगाते हैं, या कोई मटेरियल लगाते हैं, यहाँ पे इसकी साइज जिस जो मीटर को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश, साइज बड़ी होती है, अन्य मीटर से कुछ बड़ी साइज होती है इसकी, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। क्या लिखेंगे, इसकी साइज अधिक होती है, या बड़ी होती है, अधिक होती है, साइज बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका यूज ना के बराबर कर, बहुत कम करते हैं। एक ये महंगा होता है, क्या लिखेंगे, महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। एक महंगा होता है, साइज अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग कम से कम किया जाता है। इसका लिए इसका प्रयोग कम से कम किया जाता है। और पावर लॉस की बात करें, पावर लॉस होती नहीं, ऐसे मान लो कि सबसे कम पावर लॉस इसमें होती है, बाकी पावर लॉस कम होती है। पावर लॉस कम होती है, ठीक है। और एसी डीसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको पहले लिखवा दिया, एसी डीसी दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ लिख दो, एसी एंड डीसी दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एसी एंड डीसी दोनों के लिए यूज किया जाता है। पर ये तो थी इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं, ये इसकी बनावट थी, कार्यप्रणाली लिखाई, तीनों टार्कों को देखा, कंट्रोल टार्क देखा, डैम्पिंग टार्क देखा। और दोस्तों यहाँ इसका ज़्यादा अधिक वर्गीकरण नहीं होता है। यहाँ ये पूछा जा सकता है इसका डैम्पिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क, और हाँ विक्षेपक टार्क जरूर पूछा, डिफ्लेक्टिंग टार्क अवश्य पूछा जा सकता है आपसे, पैमाना पूछा जा सकता है, इसका उपयोग पूछा जा सकता है। बाकी अधिकतर क्वेश्चन आए नहीं इससे, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं। हाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप यंत्र से आ सकते हैं, इंडक्शन टाइप से आ सकते हैं, वो से दो मतलब एक तो पढ़ लिया, एक इंडक्शन टाइप वाला बचा है, फिर ये मतलब कि लगभग आपका चैप्टर पूरा होने की तरफ चल पड़ा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं बचा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र के बारे में बताया। किसी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न हो
समझ में नहीं आया हो या इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार हो वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को जितना सपोर्ट करोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा, कि उतना ही अच्छे से अच्छे मैं और भी मतलब कि आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों चैनल को अब सपोर्ट करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे कि चैनल ग्रो हो और आप लोगों का फायदा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।